नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। शिक्षा हमारे सबके लिए ज़रूरी है और जिस समाज में शैक्षणिक स्थिति कमज़ोर होती है वह समाज स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होता है। शिक्षा हमारी ताकत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात करवा रहे हैं कि जो ऐसे क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं जो किसी न किसी रूप में अछूता रहा है। कोयला के क्षेत्र में, जहाँ पर कोयला खदान में जो बच्चे रहते हैं उसके बीच में अद्भुत प्रयोग किया है। अभिनव पाठशाला के रूप में आप एक ऐसा पाठशाला चला रहे हैं जिसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो शिक्षा से कोसों दूर है, अछूता है। आप उस शख्सियत का नाम है देव कुमार वर्मा जी। देव कुमार वर्मा जी ऐसे कोयला अधिकारी हैं, साथ ही साथ पाठशाला के फाउंडर हैं और पाठशाला के माध्यम से ये बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे उम्र दराज लोगों को भी शिक्षा दे रहे हैं जो किसी न किसी रूप में अपने समय में शिक्षा से वंचित रहे हैं। तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है देव कुमार जी। धन्यवाद। देव कुमार जी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि पाठशाला में आप करते क्या हैं? पढ़ाते तो हैं ही, लेकिन क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? तो सबसे पहले तो धन्यवाद पूरे डीडी झारखंड की टीम को। और मुख्य रूप से जैसा आपने बताया है कि पाठशाला नाम ही से पता चलता है कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि स्कूल है जहां हम लोग बच्चों को शिक्षित करते हैं। हालांकि अब बच्चों की उम्र अब बचपन से लेकर 55 तक हो गई है। अभी हम लोग बड़े लोगों को भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, जो लोग निरक्षर हैं। और पाठशाला मुख्य रूप से एक ऐसा प्रयोग है जो अभी तक हमारे विद्यालय के अलावा किसी ने नहीं किया था। हम लोग बात करते हैं कि हमारे सरकारी विद्यालय हैं, ग्रामीण विद्यालय हैं जहाँ पे लोग पढ़ते हैं, पर पाठशाला जो विद्यालय है वो उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि कोल बियरिंग एरिया में रहते हैं, जहाँ पर कोल बियरिंग को थोड़ा सा और विस्तार दीजिए। कोल बियरिंग मतलब क्या? कोल बियरिंग का मतलब है, जैसे कि हम लोग झारखंड जान रहे हैं कि झारखंड एक खनन संपदा से भरा हुआ राज्य है जी। और कोयला जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादित होता है, और मैं एक कोयला अधिकारी भी हूँ जी बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि जहाँ पे माइनिंग होता है ना, तो माइनिंग के चारों तरफ जिसके भूगर्भ में, जिसके गर्भ में किसी भी तरह का मिनरल हो, जैसे कि ये एरिया अगर है उसके नीचे अगर कोयला है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल बियरिंग एरिया। तो होता क्या है कि कोल बियरिंग एरिया जो सरकार की संपत्ति है उस पर कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता जहाँ पे माइनिंग चल रहा होता है। तो मान लीजिए कोई एक कोल माइनिंग, जैसे कि हमारे यहाँ रांची में भी बहुत सारे माइंस हैं, हमारे धनबाद में बहुत सारे माइंस हैं, तो वो जो जहाँ से कोयला निकलता है उस पूरे एरिया को हम लोग कोल बियरिंग एरिया कहते हैं। और कोल बियरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोल स्लम्स हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मुंबई में धारावाही जो एक है बहुत बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम है, उसी तरह कोल स्लम्स होता है। कोल स्लम्स क्या होता है? कोल स्लम मुख्य रूप से जो उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ आधिकारिक होते हैं, कुछ गैर आधिकारिक होते हैं। गैर आधिकारिक मतलब जिनको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि छोटे कोयला चोर, वो अपना एक पूरा बस्ती बसा देते हैं। क्यों? कि उनको वहाँ पे आसानी से कोयला मिल जाता है। पर उसके साथ वो सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं आते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ रहते हैं। और कोई भी माइनिंग का प्रोजेक्ट हो 20 साल, 25 साल, 30 साल चलता है, तो पूरी एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी ये वहाँ लग जाती है, उस पे लग जाती है जी। और वो जो वहाँ जो लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं, वो बिल्कुल शिक्षा, क्योंकि वहाँ तो स्कूल, प्राइमरी स्कूल होता ही नहीं होगा, क्योंकि मतलब परमानेंट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता होगा, तो स्कूल नहीं होता होगा, तो वो तो बिल्कुल निरक्षर ही रह जाता होगा। वही मैं बताना चाह रहा था कि कोल बियरिंग एरिया में जो भी नया कंस्ट्रक्शन कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ माइनिंग ऑपरेटिंग काम हो रहा है। तो जो भी विद्यालय है वहाँ से जो नज़दीक की गांव होते हैं वहाँ पे होते हैं। जैसे कि मैं मानूं कि मेरा एक स्कूल है बागा बस्ती सोनारडी गांव में जी। तो वो जो माइनिंग का एरिया है वो करीब करीब 2 किलोमीटर के रेंज में है। तो जो भी स्कूल है उस एरिया से बाहर है। यहाँ तक कि अगर हम आंगनबाड़ी विद्यालय की बात करें वो भी वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर पे किसी के घर पे है। तो वहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं, एक सामान्यतः एक कॉलोनी में 1000 से 1200 लोग रहते हैं। वैसे 3-4 कॉलोनी जिसको हम लोग कोल्ड स्लम बोलते हैं वो स्टैब्लिश होते हैं हर माइंस के आसपास। और अगर जहाँ 5000 या 8000 लोग हैं वहाँ पे कम से कम 200, 300, 500 बच्चे जरूर होंगे, चाहे वो 5 साल के हो, 8 साल के हो या 10 साल के हैं। और आप लोग देखते होंगे बहुत सारे वीडियोज़ में आपको दिखता होगा कि आज के टाइम में
जितना कोल स्मगलिंग या कोल माइनिंग में जो इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है उसमें बच्चों का भी रोल है। आए दिन अखबारों में भी सुर्खियां में आते हैं कि बच्चे साइकिल से कोयला ढो रहे हैं, बच्चे सर पे कोयला लेकर जा रहे हैं। तो उन बच्चों की सूद कोई नहीं ले रहा था, जिसका हम लोगों ने सूद लिया। बतौर कोयला अधिकारी ये चीज़ें मैंने अपने बचपन में देखी हैं, जिस क्षेत्र में मैं पला बड़ा हूँ धनबाद के ज़िले में, और मुझे लगा कि इनको कोई तो आगे बढ़ाए और हमने एक प्रयोग मतलब किया। आपका जो बचपन बीता है वो इन्हीं कोल स्लम के आसपास में आपका बचपन बीता है। जी हाँ। मैं बात करूं कि मेरा जन्म बिल्कुल उसी जगह पे हुआ है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, भागा बस्ती गांव में, क्योंकि मेरे पिताजी कोयला मजदूर थे और कोयला मजदूर मतलब जो बीसीसीएल में उस समय जॉब भी कर रहे थे। तो उस एरिया में मैं पला बड़ा हूँ। मैंने देखा है कि कैसे लोग छोटे छोटे बच्चे 5 साल 10 साल के बच्चे सर पे माइंस के अंदर जाते हैं, सर पे बोरे कोयले का बोरा लेकर आते हैं और उसको फिर जला के पोड़ा बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। क्यों? तो देव कुमार जी, जिस समय में ऐसा होता रहा होगा बचपन में, तो उन बच्चों को तो ये भी नहीं लगता होगा कि इलीगल वर्क है? बिल्कुल नहीं लगता काम था, है। बिल्कुल नहीं लगता था। मतलब संभवतः कभी कभी मैंने भी ऐसा काम किया है कि वो क्या कहते थे कि उनको जो उनके चारों तरफ का जो माहौल है, जैसे हम बोलते हैं ना कि चारों तरफ जो दिखता है वैसा ही होता है, तो उनके चारों तरफ लोग यही कर रहे थे। हर कोई, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चे हो, सब लोग उसी काम में लगे हुए थे। तो उनको नहीं पता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। भावुकता में वो बच्चे क्रिमिनल हो जा रहे हैं। क्रिमिनल पे बात आपने किया है तो मैं क्रिमिनल के बारे में बताऊंगा कि क्रिमिनल पैदा कैसे होते हैं। लोग बोलते हैं ना क्रिमिनल, कोई घर से क्रिमिनल पैदा नहीं होता। मैं आपको पूरा एक लाइन ऑफ एक्शन बताता हूँ कैसे होता है। एक बच्चा जो 5-6 साल का है, उसके घर में उसके मम्मी पापा कोयला लाने जा रहे हैं, वो भी लाता है, साथ में लाने जाता है। 5 से 10 साल की उम्र तक वो कोयला लाता है, उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिलते हैं। 10 से 15 साल का जो युवा अवस्था होता है, उसमें वो माँ बाप से कुछ पैसा चोरी करके या कुछ पैसा उसमें से बचा कर जिसको बेच रहा है वो अपने पास रखता है, और उसके बाद वो शराब या अन्य तरह के, जैसे आजकल तो बहुत तरह के नशे हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों को हम लोग अपनी पाठशाला में प्रश्रय देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहते हैं, और उस पर कि हम बच्चों को नर्सरी क्लास से एडमिशन कराते हैं। हमारा स्कूल जो झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड विद्यालय है, तो हम क्या करते हैं कि उनको नर्सरी क्लास से विद्यालय में करते हैं। और हमारे बहुत सारे उदाहरण है कि आज के टाइम में पिछले 10 सालों के प्रयास में अब हमारे बच्चे 10th और 12th पास कर चुके हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का उसी माइनिंग एरिया में, उसी गांव में, क्योंकि माइंस तो चलेगा 30 साल 40 साल, तो उसी गांव में मैं देखता हूं कि बच्चे आज के टाइम में बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको क्रिमिनल बनने से रोकने के लिए भी उनको शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो भूल भूल में क्या गलती कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें तो काफ़ी चैलेंज आपको मतलब हुआ होगा इनिशियल स्टेज में, और आज आप भी अभी भी काफ़ी चैलेंज होता होगा। चैलेंज तो मैं आपको ये बताऊं कि चैलेंज तो इतना सारा, क्योंकि ये एक बड़ा सिंडिकेट है। आए दिन आप लोग सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, इलीगल माइनिंग पे ये स्कैम हुआ, ये रेड पड़ा एंड ऑल, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सिस्टम काम कर रहा है, जो कि ये इलीगल कोल माइनिंग को बढ़ावा दे रहा है। और ये जो माइंस के लोग हैं, तो मैं तो संभवतः मैं उस गांव से पला बड़ा हूँ, इस कोलेरी में मेरा जन्म हुआ है, मैंने देखा है, और अब मैं बतौर अधिकारी अपनी सेवा भी दे रहा हूँ धनबाद में। तो चैलेंजेस तो दो तरफा से थे। एक तो पहला तरफा था कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कार्य कर रहा हूँ, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती हैं। दूसरा क्या है कि कुछ जो लोकल लेवल पे, जिसको हम लोग कोल माफिया बोलते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग उनको मिले। आप लोग सुनते होंगे भू धसान में कितने लोग दब के मर गए, कहीं कहीं लाश भी रिकवर होता है, आए दिन अखबार में आता है। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग यही होते हैं। अच्छा, तो ये जैसे आपने कहा कि मैं बचपन से ही ये देखता रहा, तो ये जो अभिनव आपका जो पाठशाला का जो आपने पाठशाला प्रयोग है, वो कैसे आपने, कहाँ से ये आइडिया कहाँ से आया आपको? इसकी आइडिया हमको लगता है कि बहुत पहले ही थी मेरे मन में बात, क्योंकि जब मैं अपने बचपन में उन लोगों को देखता था, मुझे लगता था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इन बच्चों को भी हम लोग आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो अब जाके मुझे जब मैं एक सक्षम अधिकारी बन गया, जब मुझे लगा कि मेरे पास इतनी आय है मेरी, जिसमें मैं कुछ बच्चों का जीवन बदल सकता हूं, तो 2015 में हमने एक पहला अपना विद्यालय शुरू किया अपने वेतन से। अपने वेतन का आधा हिस्सा वहाँ पर डाला, और सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने जब देखा उनको कि उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, क्योंकि बच्चे बहुत प्रतिभावान थे, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको सिर्फ गाइड करने वाला कोई चाहिए था। और यही देखते देखते पहला विद्यालय से दूसरा विद्यालय, दूसरा विद्यालय से तीसरा विद्यालय, और अब तो कई राज्यों में जहाँ पे कोल बियरिंग एरिया है, वहाँ पे हमारे ये अभिनव पाठशाला चल रहे हैं। तो मतलब जो
इलाके में जो बच्चे थे उससे आपने प्रेरणा लिया, तो वहाँ से आप शुरू किए? प्रेरणा तो मैं बोलूँगा कि एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मैं जी, जब जी। मेरी पोस्टिंग फ़िलहाल अभी धनबाद ज़िले में है, इसके पहले मैं वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में पदस्थापित था। तो एक बार मैं अपने पैतृक गांव गया, जहाँ पे मेरा घर था, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, और ये बच्चे लोग ये जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे। एक कहानी मैं बताना चाहूँगा। एक बच्चा जिसका पिताजी ये कोयला कारोबार में लगा हुआ है और शाम को शराब आके पी के सोना बैठना। बच्चे की माँ को फिजिकली प्रॉब्लम था, पैरालिसिस था। बच्चा खुद भोजन बना रहा है, माँ को भी खिला रहा है, खुद भी खा रहा है। अगर शराबी पिता को होश आ जाए तो उसको भी भोजन दे रहा है। तो ये चीज़ें मेरे को झंझोर दिया। मैंने पूछा पढ़ाई करते हो? बोला कैसे पढ़ाई करेंगे, स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, और कौन ले जाएगा वहाँ पे, कौन किताब देगा, कौन ड्रेस देगा। तो हमने अपने पाठशाला में ये सब चीज़ें निःशुल्क है पढ़ाई। पाठशाला एक प्राइवेट स्कूल है, पर हम 1 रुपया नहीं लेते बच्चों से। हम बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनको स्कूल बैग दे रहे हैं। कल हमारे एक आयोजन में हमारे धनबाद के उपायुक्त महोदय भी आए थे। कल हमने बच्चों को आने जाने के लिए साइकिल भी दिया, स्वेटर्स, जैकेट्स, और एक टाइम का हम भोजन भी देते हैं बच्चों को, ताकि उनको ये जो भोजन वाला ये है समस्या वो ना हो। देव जी, तो काफ़ी मतलब पैसे खर्च होते होंगे, कैसे करते हैं इसको मैनेज आप? पैसे तो बिल्कुल खर्च होते हैं, क्योंकि टीचर्स का सैलरी भी देना पड़ता है, फिर बच्चों को ये सब चीज़ें देना होता है। तो मुख्य रूप से जब पहला विद्यालय हमारा खुला था, तो उस समय मेरी वाइफ खुद IIT ISM से पास आउट हैं, और वो एक सरकारी झारखंड सरकार में BIT सिंदरी में प्रोफेसर भी हैं। पिताजी अच्छा, श्रीमती जी भी प्रोफेसर हैं? हाँ, वो BIT सिंदरी में प्रोफेसर हैं वो। और इसके अलावा मेरे दोनों भाई जो छोटे हैं वो अच्छे इस्टेब्लिश जगहों पे हैं। तो ये पूरा परिवार मिलके हम लोगों ने निर्णय लिया था कि एक विद्यालय हम चलाएंगे, और एक विद्यालय अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई, हमें विद्यालय बढ़ाने हुए, तब हमने अपने दोस्तों को बोला कि आप हमें मदद कीजिए। और आज के टाइम में इस डिजिटल युग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ते हैं और मदद करते हैं। क्राउड फंडिंग एक प्लेटफॉर्म हो गया। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तिगत लोग हैं जो हमें मदद करते हैं। और जैसे कि अभी हम लोग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो बैंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है नेटस्कोप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने कहा कि हम आपके बच्चों को साइकिल देंगे। तो ये इस तरह के लोग हैं जो हमारे इस संस्थान में, हमारे इस विद्यालय में मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सारा का सारा क्राउड फंडिंग, ये सारा का सारा सिस्टम ये आप खुद ही करते हैं कि आपके साथ कुछ टीम वगैरह भी लगा रखा है आपने? नहीं, ये पूरा जो सिस्टम है, हमारे डेडिकेटेड स्कूल टीचर्स हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, और तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगा, छोटे से छोटे लोग जो शिक्षक भी हैं, वो ऐसा नहीं कि वो वेतन के लिए लड़ाई करेंगे। उनको पता है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एक तरह से हमें दुआएं मिलेंगी। तो पूरा एक सिस्टम है। मैं एक सिर्फ जरिया हूँ। मैं किसी भी, क्योंकि बतौर अधिकारी मेरी अपनी ऑफिशियल जिम्मेवारियाँ भी हैं, बतौर एक 2 बच्चियों का मैं पिता हूँ, तो एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। 2 बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं मेरी। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया। 2 बेटियां हैं मेरी। और तो उन सबको देखते हुए मैं सिर्फ ओवरऑल ये जो कार्यक्रम है, जो विद्यालय चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, मैं एक अपना मार्गदर्शन देता हूँ। बाकी पूरे ग्राउंड लेवल पर टीम है जो ये काम करती है। किस्मत जी हैं जो कि बहुत काम करते हैं हमारे विद्यालय में, कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो पाठशाला के। उसके बाद हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो वहाँ पे फिजिकली नहीं हैं, लेकिन जैसे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो रवि भूषण जी हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में नोएडा में पोस्टेड हैं, तो वो भी अपना सेवा देते हैं इसमें अपने हिसाब से, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करके एंड ऑल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं। अच्छा देव जी, एक और चीज़ मैं जानना चाहता था कि जैसे आज डिजिटलाइज वातावरण बन रहा है, तो क्या हम अपने बच्चों को डिजिटल शिक्षा वगैरह भी देते हैं, कंप्यूटर वगैरह की भी कुछ शिक्षा दे रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे सभी विद्यालय में सबसे बड़ी बात की हमने बताया कि हमारा जो विद्यालय है वो प्राइवेट विद्यालय है, लेकिन हमने अपने विद्यालय में हर वो सुविधा दिया है जो कि एक अच्छे स्कूल में होना चाहिए। हमारे विद्यालय में बाकायदा LCD प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। बच्चों को हम लोग कहानियों के माध्यम से पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, एक्वा गार्ड है, और तो और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में एक हम लोग डिजिटल लैब बनाएं, जहाँ बच्चे टैब लैब के थ्रू पढ़ाई करें। तो डिजिटल शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और हमको लगता है कि उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण भी आपके पास में होंगे जो बच्चे बिल्कुल कहीं से आपने उठाया होगा या कहीं से आ गए होंगे, और आज आपको मतलब लगता होगा कि ये बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं? मैं एक दो ऐसे तो हज़ारों उदाहरण है मेरे पास, लेकिन मैं 2-4 बच्चों का नाम लेना चाहूँगा। जैसे एक बच्चा है ओम आदित्य करके, वो बच्चा 2015 में हमारे विद्यालय में उसका दाखिला हुआ। उस समय वो कक्षा 2 में था,
और बिल्कुल मतलब बिल्कुल रॉ था, लेकिन पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट। उसी स्लम से उसी आया स्लम था। में, हाँ, उसी वही काम करता वही था। काम अभी भी उसके पिताजी वही काम करते हैं। हालांकि पहले से बहुत चीज़ें सुधरी हैं, पर पहले वो बच्चों को ही भेजते थे, अब बच्चों को नहीं भेजते। वो बच्चा सर 10th में, मतलब क्लास 5 तक तो हमने अपने विद्यालय में पढ़ाया, उसके बाद उसकी पूरी फीस हमने CBSE स्कूल में दाखिला कराई। 10th पास किया उसने 78% के साथ CBSE में, और फिर उसके बाद 12th भी इंटर साइंस से पास करने के बाद अभी वो इंजीनियरिंग कर रहा है। इसी तरह श्रुति कुमारी एक लड़की है, उसने भी 10th और 12th हमारे सौजन्य से DAV स्कूल से पढ़ाई किया और पास आउट किया, और आज वो एक अच्छे इंजीनियरिंग में कर रही है। तो ऐसे हजारों उदाहरण है हमारे पास। अच्छा, तो देव जी जैसे अपने विद्यालय से अपने प्राइमरी एजुकेशन दिया, फिर अगर वो उसमें प्रतिभा है तो CBSE स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो उसका भी फी आपकी संस्था देती है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों की प्रतिभा के हिसाब से उनके विद्यालय का चयन करते हैं। जैसे संभवतः कुछ बच्चे हैं जो कि एवरेज क्लास के हैं, तो उनको हम हिंदी मीडियम या फिर सरकार से अनुशंसा प्राप्त जो विद्यालय हैं उनमें दाखिला कराते हैं। कुछ लोग बहुत ही प्रतिभावान हैं, हमको लगता है कि ये भविष्य में और अच्छा करेंगे, सारे बच्चे प्रतिभावान हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों, क्योंकि सबका हम लोग खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, हम लोग बहुत आर्थिक तंगी से जूझते हैं। आपने बताया कि मैं अपनी वेतन का आधा से ज़्यादा पैसा इस पाठशाला में देता हूँ। हाँ, क्यों देता हूँ? क्योंकि हमारे पास जितना इनकमिंग है उससे ज़्यादा आउटगोइंग है। तो उस केस में, और हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब अब जब हमने उनका हाथ थामा है तो हम उनके हाथ को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ और आपके साथ, जैसे आपने जैसे बात होती है चैलेंज की, तो बच्चों को तो बचपन में ही उसको पैसे का आदत लग जाता है या उसके परिवार को आदत लग जाता है, तो उसके परिवार को कैसे आप समझाते हैं, अपने तरफ कैसे आकर्षित करते हैं, जोड़ते कैसे हैं बच्चों को? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जी, कि जो बच्चों को कैसे जोड़ते हैं। तो बच्चों को कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले तो मैं एज ए रोल मॉडल उनके सामने मैं खुद जाता हूँ, मैं उनको खुद बोलता हूँ कि आप मुझे देखो, मैं क्या कर रहा था। मेरे पिताजी की पान की दुकान थी, उसके बाद पिताजी मेरे कोयला मजदूरी करने लगे, पर मैं उसी कोयला खदान में मैं इतना बड़ा अधिकारी बना। कैसे बना? पढ़ाई करके, एजुकेशन लेकर, शिक्षित होकर। तो पहला उदाहरण तो मैं खुद देता हूँ। उसके अलावा मैं उन बच्चे के पेरेंट्स से बात करता हूँ कि आप तो जान रहे हैं इस व्यक्ति को जो आपके साथ बैठा है, ये मेरे पिताजी हैं। कल के आयोजन में भी अच्छा, इस काम में पिताजी भी आपके सहयोगी हैं? पूर्ण रूप से पिताजी ही। जब मेरे को मेरे विद्यालय के लिए भवन, क्योंकि स्कूल खोलने के लिए भवन चाहिए होता, तो जो पिताजी का जो अपना घर था, पिताजी ने बोला कि बेटा ऐसा काम करो कि आप इसी घर में स्कूल चलाओ। तो जो पहला विद्यालय था हमारा, वो पिताजी के अपने मेहनत से कमाया गया जो पैसा था उस पे ही भवन बना था। तो पिताजी, माताजी, दोनों भाई हमारे, हमारी बहनें, हमारी धर्मपत्नी और हमारे बहुत सारे दोस्त, ये पूर्ण रूप से मतलब कह सकते हैं कि हमारा एक बृहद पाठशाला परिवार है, जो लोग सब लोग मिलकर। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और मैं कर भी नहीं रहा हूँ कुछ अकेला। अच्छा, मतलब देव जी, आप अपने बारे में भी कुछ बताइए कि इतना कहाँ से आपने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की और यहाँ तक आप पहुँच पाए हैं? जीवन यात्रा से प्रारंभ करें तो बिल्कुल जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे पता चला कि हमारे पिताजी का एक पान का दुकान है, और पान का दुकान नहीं कह सकते, उसको गुमटी बोलेंगे हम। गुमटी जो आजकल हम लोग के गांव में गुमटी बोलते हैं, क्योंकि छोटी सी दुकान थी। और धीरे धीरे 5वीं कक्षा पास किए तो सब लोगों ने कहा कि बहुत बच्चा होनहार है आपका, इसको अच्छे विद्यालय में भेजिए। पर पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम पूर्ण रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़े। उसके बाद 10वीं की परीक्षा पास की, फिर किसी ने कहा कि आप साइंस में अगर पढ़ाई करते हैं। इसी बीच में जो पापा का पान का दुकान था, पापा को मजदूरी, कोयला मजदूरी में लग गया काम, तो पापा का पान का दुकान भी मैंने संभाला। उसके बाद जैसे मैंने 12वीं पास की, मैंने क्या किया, अब घर घर घूमकर मैंने ट्यूशन देना शुरू किया। उसमें 50 रुपये 100 रुपये मुझे ट्यूशन के मिलते थे, ताकि मेरा हायर एजुकेशन हो पाए। उसके बाद 18 साल जैसे उम्र हुआ, मैं LIC में आज के टाइम में जो पॉलिसीज़ बेचते हैं उनको हम लोग इंश्योरेंस एजेंट बोलते हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र बनते हैं। तो मैंने वो आपने वो भी एक सफ़र मैंने करीब 2 से 3 साल मैंने काम किया, और इस तरह से मैंने कुछ राशि जमा की। और फिर मैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT दुर्गापुर में पिताजी और परिवार वालों के सहयोग से मेरा दाखिला हुआ, जहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और 2010 में मैंने कोल इंडिया महारत्ना कंपनी में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी अपना कार्य प्रारंभ किया, मतलब सेवा देना शुरू किया जी। तो ये मेरा एक छोटा सा जर्नी रहा, जिसमें मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग गाइड नहीं करते, कुछ लोग दिशा नहीं दिखाते, तो मैं भी अपने उन लोगों की तरह रहता, या तो मैं पान की दुकान चला रहा होता, या फिर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, या इंश्योरेंस एजेंट बनकर अपना जीवन यापन कर रहा होता। लेकिन
मैंने जैसे जैसे पढ़ाई का एक एक कदम आगे रखा, मुझे एहसास हुआ कि ये पढ़ाई आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा पाएगा। मेरे दोनों भाई अभी IITian हैं, दोनों बड़े अच्छे पोस्ट पे हैं। मेरी वाइफ IITian है, वो खुद भी एक प्रोफेसर के पोस्ट पे है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल होता नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को भी हमेशा यही बात बोलता हूँ। तो लगता है कि इसी प्रेरणा से, इसी की ज्योति आप जला रहे हैं। प्रेरणा की ज्योति तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा शब्द है प्रेरणा, लेकिन हाँ, जो भी संघर्ष मेरे जीवन में आया, मुझे लगा कि अगर इन बच्चों के जीवन में वो संघर्ष है तो क्यों ना उनके इस संघर्ष को दूर किया जाए, क्यों ना उनको एक रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था मुझे किसी ने रास्ता दिखाया, और आज के टाइम में मैं वैसे हजारों बच्चों को रास्ता दिखा रहा हूँ और इसका रिजल्ट भी मुझे दिख रहा है। 10 साल हो गए हमारे विद्यालय को चलते हुए, पाठशाला को, और सैकड़ों बच्चे आज के टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं और आने वाले 2 से 3 सालों में वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी होंगे, ये भी मुझे पता है। अच्छा, तो कुछ उम्र दराज लोगों को भी आप वहाँ पर आते हैं? कुछ नहीं, इस बार हम लोगों ने 900 बच्चों को, जिनका उम्र 55 साल से अधिक था, मतलब अच्छा, बच्चे नहीं तो बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग हो गए, लेकिन हमारे लिए वो बच्चे हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप हमारे बड़े बच्चे हैं। हाँ। हुआ क्या कि झारखंड सरकार और भारत सरकार का एक बड़ा अच्छा मिशन है, नव भारत साक्षरता मिशन, जिसमें हमारा झारखंड का लिटरेसी रेट या पूरे भारत का लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो उसको दूर करने के लिए, निरक्षर से साक्षर बनाने के लिए ये मुहिम चल रहा था। तो हमने हमारे जो जिला के अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया और हमने कहा कि हमारे गांव में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ बच्चों को तो हम पढ़ा ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स को कौन पढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप इस पे जुड़िए। तो इस बार हम लोगों ने 780 बच्चों को, 780 बुजुर्गों को जो निरक्षर थे उनको साक्षर बनाने का काम किया है। और हमारा लक्ष्य है कि अगले साल हम कम से कम 5000 ऐसे निरक्षर लोगों को साक्षर बनाएंगे नव भारत साक्षरता मिशन के अंतर्गत। तो बच्चों के साथ ही साथ बुजुर्गों को भी आप शिक्षा दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, साक्षर कर रहे हैं। साक्षर कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। उनका बाकायदा क्लास चलता है, इवनिंग स्कूल, उसी बिल्डिंग में जहाँ पे स्कूल चल रहा है उसी बिल्डिंग में इवनिंग में उनका क्लासेस होता है। महिलाएं इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में है, 80% महिलाएं हैं इसमें। और तो और हम लोग वीकेंड्स में क्लास रखते हैं ताकि उनका जो काम है, दैनिक जो कार्य है, वो डिस्टर्ब ना हो उनको। और तो और इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जब हमने इस बार परीक्षा करवाया तो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो ये एक कम से कम, पहले क्या था कि माँ बाप चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ ले, लेकिन अब माँ बाप चाहते हैं कि हम भी कुछ पढ़ाई कर लें, और भारत सरकार ने ये मौका दिया। आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा कि कैसे मतलब बुजुर्ग भी। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद, मेरे मम्मी और पापा दोनों नॉन मैट्रिक हैं। तो जब मैंने उनको ये बात बताई तो बोला कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमने बोला आपका टाइम खत्म नहीं हुआ है, आप अभी भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अभी आपको हम लोग साक्षर की डिग्री देंगे इसके बेसिस पे, क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के द्वारा इनको डिग्री मिलता है, सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है। तो वो भी काम पाठशाला कर रही है आज के टाइम में। अच्छा देव जी, जैसे आप नौकरी भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, फिर साथ ही साथ परिवार को भी आप, तो ये तीनों चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? ये बड़ा प्रबंधन करना बड़ा, मतलब मुझे लगता है कठिन है। मैंने प्रबंधन की पढ़ाई की है। क्या बात है, प्रबंधन की पढ़ाई की है? मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है। तो मैनेजमेंट में हमारा एक टर्म था टाइम मैनेजमेंट। तो और हम इस देश में जहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आप हम देख सकते हैं उनको कि वो कितनी सारी गतिविधियों में रहते हैं और कितना समय देते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उनसे काफ़ी प्रभावित भी हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आप समय का सदुपयोग करें तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। हालांकि ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे साथ सब कुछ बैलेंस है, क्योंकि बतौर अधिकारी मेरी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, उसका भी निर्वहन करना पड़ता है। बतौर माता पिता या बतौर पुत्र कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, पति, लेकिन इसके साथ साथ ये सामाजिक जिम्मेदारी है। और ये सामाजिक जिम्मेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उसी समाज से निकला हूँ, उसी जगह से निकला हूँ कि, और हम कहते हैं ना कि वंस वी आर सेटल वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो अनटिल अनलेस आई एम नॉट डन, मैं जब तक मैं अपनी सोसाइटी को गिव बैक नहीं कर देता हूँ, मैं ये बैलेंस रखना चाहूँगा बरकरार। तो ये कैसे करते हैं आप, किस प्रकार से करते हैं आप, ये थोड़ा बताइए। ये पूर्ण रूप से टाइम मैनेजमेंट है। मैंने 3 भागों में बांट रखा है। पहले सुबह के 2 घंटे हमारे परिवार के लिए, अगले ऑफिस जाने से 2 घंटे पहले हमारे विद्यालय के लिए, और ऑफिस के बाद 2 घंटे हमारे परिवार के लिए, और लास्ट जब हम सोने जा रहे हैं उसका आधा घंटा अपने विद्यालय के लिए। इस तरह से हमने एक एलोकेटेड काम रखा है ताकि मेरा जो ऑफिशियल काम है वो भी हैम्पर ना हो, मेरा जो पारिवारिक संबंध है, जो मेरा फैमिली रिलेशनशिप है वो भी खराब ना हो, और जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हो। बाकी हमारी टीम है,
मैंने सिर्फ चीज़ों को चैनलाइज किया है, बाकी हमारी पूरी टीम है पाठशाला की जो ये काम करती है। तो यहाँ के अलावा भी और किसी स्टेट में चल रहा है? जी हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बंडा मुंडा एक आपने सुना होगा, बहुत दूरस्थ है। MS धोनी का एक मूवी में बोला था कि आपका ट्रांसफर हम बंडा मुंडा कर देते हैं। बंडा मुंडा एक जगह है जहाँ पे अभी भी CFL बल्ब नहीं लोग जानते हैं। अभी भी जब हमारा विद्यालय वहाँ पे खुला तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ ट्यूबलाइट्स और लगाए, तो बोले कि वहाँ पे बल्ब अभी यूज़ करते हैं लोग। वहाँ पे वहीं के लोगों को हमने जागरूक किया। उसी गांव से कुछ लोगों को हमने, युवाओं को पकड़ा, उनको बोला कि आप इनको शिक्षित कीजिए। तो वैसे बंडा मुंडा से लेकर सिंगरौली से लेकर छत्तीसगढ़, लोहरदगा में हमारे विद्यालय हैं, हमारे विद्यालय रांची में है, हमारे विद्यालय लातेहार में है, बोकारो जिले में है हमारे विद्यालय। तो ये सब सारे विद्यालय, हमारे दर्शक को कुछ आप संदेश भी देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को और पूरे DD झारखंड के पूरी टीम को सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आपने जो ये चीज़ आज जाना है। मैं दो संदेश हैं हमारे पास। एक तो पहला बात कि आपके जितनी भी क्षमता होती है आप अपना जरूर करिए, क्योंकि समाज में बहुत से लोग हैं जिनको ज़रूरत है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, हेल्पिंग हैंड्स आर फार बेटर देन प्रेइंग लिप्स। तो सिर्फ बातें ना करें, आगे बढ़ें और लोगों को मदद करें। तो ये लोगों को मदद करें, बातें न करें, जरूरतमंद लोगों को मदद करें, साथ ही साथ अपने टाइम के प्रबंधन से सारी की सारी चीज़ें आसान हो जाती है। जी हाँ। और एक व्यक्ति चाहे तो ऐसे भी क्षेत्र में शिक्षा का प्रकाश जगा सकता है जहां पर कोई पहुंच नहीं पाता है। बहुत अच्छा आप हमारे स्टूडियो में आए देव जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। धन्यवाद।